कि जैसा कई बार कहा जाता है कि सिविल सेवा के एग्जामिनेशन में आपका कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है, अवधारणा वाले क्वेश्चन आपके बेहतर होने चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है कि बगैर फैक्ट के, बगैर डेटा के भी आप आगे बढ़। करंट अफेयर एक मेरिट मेकर के रूप में काम करता है। तो करंट अफेयर की कितनी भूमिका है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और करंट अफेयर की आपने तैयारी कैसे की थी, कैसे कवर किया करंट अफेयर कि किसी एक सोर्स पे रिलाय करना वो कभी बार धोखा हो जाता है, मेरे साथ हुआ जी। तो मैं तो ये कहूंगा कि हो सकता है कि ऐसे 2 सोर्सेस न चूज करें जो लास्ट 10 मंथ्स के हो, लेकिन लास्ट के 10 मंथ आपको यूपी पीसीएस 2023 के परीक्षा में एसडीएम पद के लिए 32 रैंक के साथ चयन के लिए बहुत ढेर सारी मुबारकबाद और शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। और पूरे परिवार के साथ बहुत उल्लास का माहौल है। जैसा कि अभी हम लोग एसडीएम पद पर चयन हुआ जिनका विनीत जी का, उनके पूरे घर पर है और पूरे परिवार के साथ आज हम लोग हैं और पूरे परिवार के चेहरे पर हर्षोल्लास का समय है और खुशी का, सबके चेहरे पर खुशी है। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कब से की? मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तो थर्ड ईयर जब मैं पास कर गया, फाइनल ईयर में आया, तो वहाँ माहौल था इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट हुआ करते थे वो सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन किया करते थे। तो 2015 से ही मेरा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़ गया था। 2015 से। तो पहली बार पहला अटेम्प्ट आपने यूपीपीसीएस का कब दिया? 2018 साल मेरा पहला अटेम्प्ट था पीसीएस के लिए। उसमें मुझे प्री में असफलता मिली। जी जी। और उसके बाद 2019 में मैंने पहला मेंस लिखा और इसी के साथ साथ हाई कोर्ट में मेरी जॉब भी लग गई। फिर उसके बाद अगला प्रयास 2021 में मैंने मेंस लिखा, उसके बाद 2023 में मेंस लिखा। इंटरव्यू पहला था ये? 2023 ही पहला साल था जिसमें मेंस क्लियर हुआ और इंटरव्यू में मैं फर्स्ट और पहला इंटरव्यू तो पहले फाइनल सिलेक्शन हो गया। हाँ। और सीधा एसडीएम पद पर आपका चयन हुआ। जी, मैं किस्मत वाला कहूँगा। हाँ। और दूसरी बात ये विनीत जी की आपने अपनी तैयारी के समय सेल्फ स्टडी किया या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े रहे तो ऑनलाइन के माध्यम से ज्यादा तैयारी किया या ऑफलाइन माध्यम से तैयारी किया, इसके बारे में बताएं आप। उसमें मैं काफी बड़ी गलती कर दी थी। शुरुआत के दिनों में मुझे लगा कि शायद कोचिंग क्लासेस में कोई भी ना लूँ तो काम चलेगा। लेकिन जिस तरीके से मेरी स्ट्रेटजी हुआ करती थी, जैसा पढ़ने का मेरा तरीका था, मेरे जैसे कैंडिडेट को ले लेना चाहिए था। वो इसलिए ले लेना चाहिए था कि बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करना और उसको एक डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ लेना, ये 2 चीजें होती हैं। तो बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करने की जहाँ तक बात हुई तो उसमें मैं थोड़ा पीछे रह जाता था। डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ तो लेता था मैं, तो वो गलती मैंने कर दी। मैंने जीएस की कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा। मैं कहूँगा इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत सारा मटेरियल कंटेंट इधर उधर से लाने के लिए। इसी की वजह से थोड़ा समय भी आपको लगा? ये तो नहीं कह सकते कि समय लगा, क्योंकि पीसीएस में अगर मैं कहूँ कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था, मैं उस पर बहुत ज्यादा एफर्ट डालता था, लेकिन उसका रिजल्ट वैसा नहीं आता था, नंबर नहीं गेन होते थे। हाँ, तो और जीएस साइड जिधर मैं कम एफर्ट डालता था वो ठीक ठाक परफॉर्म करता था, और जिधर मैं बहुत ज्यादा एफर्ट डालता था वो भी ठीक ही ठाक करता था। तो ओवरऑल मैं मेरिट से रह जाता था। इसीलिए इसका मतलब इस बार आपका वैकल्पिक विषय हटा। हाँ। और यूपी स्पेशल के 2 नए पेपर जुड़े, उसका एडवांटेज आपको मिला? ये तो मैं कहूँगा कि यूपी स्पेशल के जुड़ जाने से और ऑप्शनल वाला जो था वो उसके खत्म हो जाने से मुझे फायदा हुआ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी मैं यही बताना चाहूंगा, कई बार आप लोगों से कहा जाता है कि कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं कि सेल्फ से नहीं किया जा सकता है, सेल्फ से भी कोई लक्ष्य पाया जा सकता है। लेकिन हम लोग भी आप लोगों से बार बार कहते हैं कि जो चीजें सेल्फ से आप 4 साल 5 साल लग जाते हैं, जब आपको एक बेहतर गाइडेंस मिल जाता है जो तो खुद से आपको उस समय बच जाता है। जो काम आप खुद से 3 सालों में करेंगे, किसी संस्थान से जुड़कर किसी मेंटोर के साथ गाइडेंस के माध्यम से आप वो काम 1 साल में कर सकते हैं। दूसरी बात विनीत जी कि प्रारंभिक परीक्षा को लेकर सबसे बड़ी चुनौती होती है, इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद कंपटीशन इतना अधिक है, सीट कम है। पहले जो सिलेक्शन होने की दर है गुना भी कम कर दिया गया, पहले 18 गुना प्रीलिम्स में सिलेक्शन होता था, अब 13 गुना कर दिया गया बीच में। तो इसकी वजह से प्रीलिम्स में कंपटीशन बहुत बढ़ गया। तो ऐसे समय पर प्रीलिम्स के लिए क्या रणनीति आपकी थी? प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे पहले कवर करना चाहिए जी, और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना चाहिए जी। कुछ क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं, तो वो एक आपको बहुत बड़ा एज देने वाला है। एक्चुअल क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ट्रिक्स बना के, निमोनिक्स बना के, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, नाम, प्लेसेस, इनका लिंक करके जी। ऐसे कुछ सिस्टम बनाना चाहिए कि लास्ट के 1 वीक में आप जो भी ऐसे फैक्ट जिनको आप भूल सकते हैं उनको आप प्रॉपर्ली 1 बार 2 बार रिवाइज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन
जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट प्रीलिम्स एग्जाम से वो बढ़ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इन होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही बताया आपने। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि जैसा कई बार कहा जाता है कि सिविल सेवा की एग्जामिनेशन में आपका कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है, अवधारणा वाले क्वेश्चन आपके बेहतर होने चाहिए, लेकिन ये बात भी सच है कि बगैर फैक्ट के, बगैर डेटा के भी आप आगे बढ़ नहीं सकते, और अंतिम समय पर सारे डेटा को एक साथ समेटने के लिए कुछ ना कुछ अपने शॉर्ट नोट्स आपको बनाने होते हैं, और उसके लिए कुछ अपनी पर्सनल रणनीति भी बनाई जाती है। तीसरी बात ये मैं पूछना चाहूंगा कि करंट अफेयर की भागीदारी प्रारंभिक परीक्षा में हमेशा से रही है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करें तो हम ये पाते हैं कि हर साल 25 से 30 क्वेश्चन, आप 23 में रहे जहां तक मेरी जानकारी है, 23 में 32 क्वेश्चन करंट अफेयर लगभग आसपास आए थे। तो करंट अफेयर एक मेरिट मेकर के रूप में काम करता है। तो करंट अफेयर की कितनी भूमिका है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और करंट अफेयर की आपने तैयारी कैसे की थी, कैसे कवर किया करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आपने? करंट अफेयर को मैं तो गेम चेंजर की तरीके से देख सकता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि अगर आप मिस कर गए तो आप सीधे 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पीछे हैं जी। और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको आप लास्ट मिनट्स में, लास्ट डेज में रिवाइज करें तो आप उसके 5 क्वेश्चन कम कर पाएंगे जी। लेकिन करंट अफेयर ऐसा है कि अगर आप उसको लास्ट 15 डेज में, लास्ट 10 डेज में अच्छे से रिवाइज नहीं करते हैं तो आप 5-6 क्वेश्चन पीछे हट जाएंगे जी। तो गेम चेंजर है। तो स्ट्रेटेजी की बात आपने कही, तो स्ट्रेटेजी पे मैं ये कहूंगा कि 2 सोर्सेज चुन लेने चाहिए जी। एक में आप ऐसा करें कि कम से कम लास्ट के 10 मंथ्स का कवर करें जी। दूसरा सोर्स ऐसा करें कि कम से कम लास्ट के 5 मंथ 6 मंथ का उसमें कवर कर लें, क्योंकि किसी एक सोर्स पे रिलाय करना वो कभी बार धोखा हो जाता है, मेरे साथ हुआ है जी। तो मैं तो ये कहूंगा कि हो सकता है कि ऐसे 2 सोर्सेस न चूज करें जो लास्ट 10 मंथ्स के हो, लेकिन लास्ट के 10 मंथ्स का एक सोर्स और लास्ट के 5 मंथ्स का एक सोर्स आप ले लें जी। तो वो मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल रहेगा। बिल्कुल सही आपने बताया। विनीत जी ने जैसा कि बताया कि करंट अफेयर गेम चेंजर के रूप में है, विशेषकर यूपीपीसीएस की परीक्षा के लिए गेम चेंजर के रूप में काम करता है, और साल भर के करंट अफेयर होते हैं। तो करंट अफेयर को न केवल अंतिम समय पर पढ़ा जाए, बल्कि कोशिश यह किया जाए कि जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तब से डे बाय डे का, मंथली पूरा करंट अफेयर आप लोग कवर करते रहें, ताकि एग्जामिनेशन पे जाने के बाद, एग्जामिनेशन जब आपका करीब हो तो बहुत बर्डन आपके पास न रहे और बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाए। तीसरी बात यह है विनीत जी कि सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि प्रारंभिक परीक्षा तो एक माध्यम है जिसको हम क्लियर करके मेंस देने का हमें अवसर मिलता है। सिलेक्शन हमारा होगा या नहीं होगा, एसडीएम का पद हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात का डिसीजन जो होता है वो मेंस की एग्जामिनेशन से होता है। और मेंस को लेकर बच्चों को हमेशा वह बनी रहती है बच्चों के बीच, हम आंसर राइटिंग की शुरुआत अपने शुरुआती दौर में करें या एक दक्षता आने के बाद फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। आंसर राइटिंग में कैसी कमांड बनाई जाए, हिंदी माध्यम के बच्चों को भी ये काफी दिक्कतें हमेशा रहती है, इंग्लिश मीडियम में भी बच्चों की दिक्कत आती है कि आंसर राइटिंग की शुरुआत कब से करें और आंसर राइटिंग पर कैसे अपनी कमांड बनाई जाए, और आपकी क्या रणनीति थी इसमें? आंसर राइटिंग को बहुत ऑर्गेनिक वे में देखना चाहिए जी। कभी ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि आपके पास इतनी सफिशिएंट नॉलेज हो जाएगी कि आप कुछ भी लिखेंगे उस पर मार्क्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आंसर राइटिंग ऐसे की जा सकती है कि आप कुछ पढ़ें, उसको लिखने में फिर इम्प्रूव करें, फिर आप पढ़ाई को इम्प्रूव करें, कंटेंट इम्प्रूव करें, फिर वो चीज आप कंटेंट को प्रेजेंट करने में इम्प्रूव करें। तो ये एक ऐसी साइकिल है कि आप सीखते जाएं और उसको प्रेजेंट करना भी सीखते जाएं, तो दोनों साथ साथ चलेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि 2-3 महीने में एक बार सिलेबस कवर करने की कोशिश करनी चाहिए जी। लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत सिलेबस कवर हो गया तो आप इंतजार न करें कि आप एक टॉपर के बराबर कंटेंट जब जान जाएंगे उसमें से लिखना शुरू करेंगे। बस ऐसे सोचिए कि जो कंटेंट जान जाएंगे उसको, उसकी लिखने की प्रैक्टिस करते करते आप उसको ऐसा प्रेजेंट करने लगेंगे बिल्कुल से कि आप टॉपर बनने की स्थिति में हो। बिल्कुल सही बात बताई विनीत जी आप लोगों को। और जैसा कि इन्होंने कहा कि मेंस की आंसर राइटिंग एक दिन में नहीं आती, करते करते आती है। फैक्ट किसी चीज को आज पढ़ के आज आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप ये चाहेंगे कि मेंस पे हमारी कमांड बने तो मेंस से पहला उत्तर कोई भी व्यक्ति लिखता है तो उसका वो उतना बेहतर उत्तर नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है अपने आप स्किल बढ़ती जाती है। और चौथी बात यह है विनीत जी कि जैसे कि इस बार वैकल्पिक विषय हटा, तो बहुत सारे लोगों में अनुमान था कि वैकल्पिक विषय हटने से बच्चों को लाभ होगा, इसका नुकसान होगा। 2 नए पेपर जुड़े 40 क्वेश्चन के, 44 टॉपिक थे। इसके पहले कभी भी GS 5 और 6 का पेपर यूपी स्पेशल के रूप में नहीं था। हमारे पास कोई मॉडल क्वेश्चन भी नहीं था कि कैसा पेपर आने वाला है। तो ऐसे में आपने उस क्वेश्चन को कैसे तैयार किया, और आपके लिए ये वैकल्पिक विषय हटने के बाद आपके लिए लाभदायक रहा, नुकसान दे रहा, या आने वाले जो नए बच्चे तैयारी करने आ रहे हैं वैकल्पिक विषय की तुलना में GS पेपर 5 और 6 से जो जुड़ा है उनके लिए लाभकारी होगा, या पहले वैकल्पिक विषय ज्यादा बेहतर था? इसके बारे में बताया। पहला क्वेश्चन आपने ये पूछा है कि वैकल्पिक विषय जो है उसका कोई पहले से ऐसा कुछ सेट नहीं था, आपने कैसे किया इसको? तो उसका आइडिया कैसे हुआ कि इसको पढ़ा कैसे जाए। तो उसके लिए मैंने ये अप्रोच डेवलप की कि क्वेश्चन कुछ भी रहेंगे, लेकिन वो जो पहले इंडिया के लेवल पे पूछे जाते थे वो स्टेट के लेवल पे पूछे जाएंगे। सबसे एक बड़ी ब्रॉड स्ट्रेटेजी ये रही। तो सारी की सारी लिखने की स्किल
और क्या कहते हैं जो भी आपके टर्मिनोलॉजी हैं और जी। आइडियाज हैं, तो ब्रॉडली 60 to 70% तो सेम रहने वाले हैं। जी आप उसको एक यूपी स्टेट का टच आप देने वाले हैं, जी तो उसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। कोई ऐसे स्पेसिफिक एग्जांपल, जी। कोई यूपी से रिलेटेड डेटा, जी। रिपोर्ट, इसको आप डाल के उसको यूपी ओरिएंटेड क्वेश्चन बना सकते हैं। जी अब उसके लिए आप मार्केट में जो भी मटेरियल अवेलेबल हैं, जी। उनको जाइए देखिए आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेहतर है, और फिर कुछ ऐसे कंटेंट उसमें से निकालने की कोशिश करिए कि जिनको आप इजीली रख सकते हैं और जो थोड़े से याद करने में इजी हो, उनके साथ आप लिखने की प्रैक्टिस शुरू करिए। जी जी। तो इसमें मैंने ये किया था कि मैंने 2-3 सोर्सेस को इकट्ठा किया और उनके हैंड रिटन नोट्स बनाए और उनका मल्टीपल रिवीजन किया, क्योंकि अगर मल्टीपल रिवीजन नहीं करेंगे तो विद इन 7 मिनट कुछ अच्छा निकल के आ जाए एग्जाम में, जी जी। बहुत मुश्किल हो जाता है। जी जी। जैसा कि देखिए विनीत जी ने कहा कि यूपी स्पेशल को लेकर के आप इंडिया की ज्योग्राफी देख के देखें, पूरा भारत देख कर देखें। हम लोग अक्सर आप लोगों से डिस्कस भी करते हैं फ्रेंड्स, जैसे आप पूरा सिलेबस आपका GS 1 से लेकर 6 तक है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना, उत्तर प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा, जो भारत के लेवल पे रहा, विश्व के लेवल पे रहा, GS पेपर 1 से लेकर 4 तक, वही उत्तर प्रदेश के लेवल पे आ गया। एक बात यहाँ पर खास है, बच्चों को हम लोग हमेशा ये समझाते भी रहते हैं, ये बात, जो सिलेबस मेंस का मेंशन है वर्ड बाय वर्ड, उस पर आप अपने एक मॉडल आंसर तैयार करिए, उस पर आप कंटेंट तैयार करिए। तो क्या आपको लगता है कि जो 44 टॉपिक GS पेपर 5 और 6 के थे, उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग ही मेंस में क्वेश्चन रहे या नहीं? जब क्वेश्चन पेपर देखा मैं तो अनएक्सपेक्टेड तो था वो, अनएक्सपेक्टेड, नो डाउट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एकदम बिल्कुल डायरेक्ट थे, जैसे कायाकल्प स्कीम के बारे में लिखने को आ गया जी। तो सिर्फ टॉपिक को देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर टॉपिक के बारे में भी 200-300 वर्ड्स रेडी करके रखते हैं तो ये एज इस सेंस में देगा कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो देखिए वही रहने वाला है। और अगर कुछ इधर उधर का आ भी गया जो डायरेक्ट टॉपिक से नहीं पूछा हुआ है, तो उस समय ठीक है, आप बाकियों से कम्पीट करेंगे जितना अच्छा आप लिख सकते हैं, लेकिन ये तो सीधा ही है ना कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में आप दूसरों से बेहतर रहेंगे, दूसरों से बेहतर वो 300 वर्ड 400 वर्ड ऑन एवरी टॉपिक, इट वर्क्स। मेंस के क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपके 125 शब्द के रहते हैं, 10 क्वेश्चन 200 शब्द के रहते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन है, समय आपके पास 3 घंटे रहता है, टोटल 3200 शब्द है आपके पास। आखिर ये चुनौती रहती है क्या 3 घंटे में क्वेश्चन कैसे पूरे किया, अपनी स्पीड कैसे मेंटेन किया? क्या पूरे 6 पेपर में आपके कोई क्वेश्चन छूटे थे या नहीं छूटे थे? पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया था या नहीं किया था? अगर क्वेश्चन कंप्लीट किया तो आपने अपनी स्पीड को कैसे मेंटेन किया? ये बहुत बड़ी चुनौती है बच्चों के बीच। पहले ये देखना होता है कि आप पहले से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप वहाँ पे कहाँ पर हैं अपने टेस्ट सीरीज के समय? हाँ, टेस्ट सीरीज में अगर आप 18 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपके हर बार छूट जा रहे हैं टेस्ट सीरीज में, लास्ट से टेस्ट सीरीज तक भी, तो ऐसा मुश्किल है कि एग्जाम में फिर वो आप 20 अटेम्प्ट कर लेंगे, वहाँ भी 2 छूटेंगे आप, वहाँ भी 2 छूट जाएंगे। मैंने टेस्ट सीरीज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दी कि मैं 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, पूरा करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्या एग्जाम में छूटे नहीं क्वेश्चन आपके? तो उसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बस ये हो जाता था कि लास्ट के 3 क्वेश्चन में मेरे पास 12 मिनट्स होते थे जी, तो लास्ट के 2 क्वेश्चन के लिए मेरे पास 6 मिनट बचते थे, और हो सकता है लास्ट वाले क्वेश्चन के 2.5 मिनट बचे जी जी। लेकिन क्योंकि कंटेंट याद था तो वो तुरंत लिखता गया। क्वेश्चन तो छूटे नहीं आपके? छूटा किसी क्वेश्चन, किसी पेपर में कुछ नहीं छूटा। यही हमेशा बच्चों को भी यही कहा जाता है कि पहला टारगेट आप ये बनाइए कि 120 क्वेश्चन हमें पूरा करके आना है। हाँ, मात्रा का अंतर हो सकता है, किसको हमने बहुत अच्छा लिखा, किसी को कम शब्दों में लिखा, किसी को थोड़ा टच देकर फ्लो चार्ट बनाकर हम आ गए। एक अंतिम बात आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप समीक्षा अधिकारी के पद पर थे जी। बहुत सारे मार्केट में ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी न किसी पद पर होते हैं, नौकरी तो नौकरी होती, चाहे 6 घंटा करना हो या 8 घंटे करना हो, हर व्यक्ति जहां पर होता है उससे ऊंचा जाना चाहता है। तो नौकरियों में जितने भी बच्चे हैं, नौकरी में रह करके आपने कैसे अपनी तैयारी को मैनेज किया, उसके माध्यम से बताएं, ताकि नौकरियों वालों के लिए एक खास संदेश जाए, कैसे अपनी तैयारी को नौकरी करते हुए हम लोग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। आपने कैसे किया? नंबर 1 पॉइंट मैं यही रखूंगा कि पढ़ने का कंटेंट बिल्कुल वेल रेडी रखें जी, और कोशिश करें कि मेंस का भी कंटेंट है तो उसको प्रीलिम्स के कम से कम 3 महीने तक पहले तक तो रिवाइज करते रहें, थोड़ा बहुत गो थ्रू होते रहें उससे। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा एक अप्रोच बना के रखनी पड़ेगी, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, कौन सा नहीं छोड़ना है, क्योंकि पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पाएंगे, पढ़ने का समय कम होता है, थोड़ा सा इसमें लक का गेम होता है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं 100% सिलेबस कवर करके चलूंगा तो इतना आपका टाइम और एनर्जी जाएगा कि वो जो एक टॉपिक याद रहेगा वो उतने अच्छे से नहीं याद रहेगा। तो पिक एंड चूज करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करिए, और इसके अलावा तो कोई चारा है नहीं। समय कम होने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बस आप रिस्क ले सकते हैं कि उसके
जो भी आउटकम होंगे उसको ज्यादा अपने फेवर में कैसे करें। ठीक, टेस्ट सीरीज को लेकर अंतिम बात करना चाहेंगे आपसे कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी और मेंस के लिए हमेशा बच्चों से कहा जाता है कि अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए, अपने आप को जज करने के लिए, अपनी गलतियों को सुधार करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज देना ही देना होगा। तो क्या प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा दोनों के लिए आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, और टेस्ट सीरीज कितना महत्वपूर्ण है प्रतियोगी बच्चों के लिए? प्री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज आपको, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि ज्वाइन कर लेना चाहिए जी। अब आपका हो सकता है कि थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है, तो प्री के टेस्ट सीरीज की जरूरत कम हो जाती है। लेकिन मेंस के टेस्ट सीरीज की बात हुई, मेंस के टेस्ट सीरीज तो आपका कोई भी अटेम्प्ट हो जरूर से जरूर ज्वाइन करें, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक कुछ भी अटेम्प्ट हो जी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो मेंस के लिए आपको टेस्ट सीरीज के रास्ते पर जाना ही होगा, और जितना टेस्ट सीरीज लिखेंगे उससे स्पीड भी इंप्रूव होगी और आपको लिखने का आइडिया और भी डेवलप होगी समय के साथ साथ। और आगे अभी एक 17 मार्च को एग्जाम लगा हुआ, बच्चों को भी 50 दिन बचे हमारे पास। बच्चों के पास बच्चे जितने बच्चे आप लोगों को देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं या बाद में ऑफलाइन देख रहे हैं, आगामी 50 दिनों के लिए आपका संदेश पूरे प्रदेश भर के बच्चों के लिए क्या होना चाहिए कि 50 दिनों में अपनी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी क्या करें, और करते समय किससे बच्चे क्या ना करें, इसको बिल्कुल नहीं करना है, और क्या हर हाल में करना है, क्या संदेश है आपका बच्चों के लिए? मोबाइल फोन को सबसे पहले दूर रख दिया जाए जी। पहला बात ध्यान से सुनिए आप लोग जी, मोबाइल फोन को दूर रख दिया जाए, और जो भी कंटेंट सर्च करना है उनको कहीं लिख के रखें, सर्च कर लें या याद करके रखें क्या सर्च करना है, 1 घंटे आधे घंटे में उसको सर्च कर लें जी, तो उससे काफी सारा समय बच जाता है पढ़ने के लिए। दूसरा मैं ये कहूंगा कि करंट अफेयर लास्ट 15 डेज में कोई रिवाइज कर ले, शायद वो जमाना जा चुका है। आपको इक्वल एफर्ट डालना पड़ेगा बाकी सारे सब्जेक्ट की तरह। अगर 50 डेज बचे हुए हैं तो डेली 1 आवर देना पड़ेगा मिनिमम, जब 25 दिनों तक। उसके बाद और दिन बचे तो आप 2 घंटे दीजिए, 2.5 घंटे दीजिए। अगर आप और इंश्योर करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अगर कोई शॉर्ट नोट्स बना रखे हुए हैं तो वो आप कर लीजिए। नहीं बने हुए हैं तो जो टॉपिक कमजोर हैं उनके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर कर लगाएं। ठीक। और इसके अलावा भी मैं कहूँगा कि 2-3 कोचिंग्स के जो है की टेस्ट सीरीज लेके जो बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है वो उसमें लिखे होते हैं जी। तो कई बार ऐसा होता है कि नजर के सामने नहीं आता कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वजह से, तो वहाँ अगर आप एक बार गलती कर जाएंगे और फिर आप इवैल्यूएट करेंगे खुद को तो याद हो जाता है जी जी। अल्टीमेटली विनीत जी ने जो सफर अपना 2015 से शुरू किया था, अल्टीमेटली 2023 में आकर एसडीएम के पद पर वो प्राप्ति कर लिया। इसीलिए आप लोगों से हम बार बार कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है इतिहास में अब तक जो अंत तक लड़ा नहीं। जब तक आप लोगों को, नए लोगों को चेहरे देखते हैं, उत्साह देखते हैं, तो हमेशा हमारे मन में एक ख्याल आता है कि नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है। ऐसे ही नए नए थे वीराने में जब आए थे विनीत पहली बार, तो आप जैसे ही थे। जैसे आपके मन में सवाल है, हम तो बिगिनर हैं, हम तो शुरुआत कर रहे हैं। हर कोई नया होता है, संघर्ष करता है, लड़ता है, गिरता है, फिर उठता है, आगे बढ़ता है, और एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंचकर जीत का तिलक अपने माथे पर लगाता है। और आप लोग भी लगाएंगे। और विनीत जी के संघर्ष को देखा, पूरे परिवार को देखा, एक समान पृष्ठभूमि के लोग हैं, कोई मंगल ग्रह से नहीं आए हैं। बस मंसूबा साफ था, दिमाग में लक्ष्य था, जुनून था और ईमानदारी से मेहनत थी, जिसकी वजह से आज एसडीएम के पद पर चयनित हुए हैं। बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और हम चाहेंगे कि आगे आपके पास अगर एज होगी तो आप यूपीएससी के लिए जरूर ट्राई करिएगा। आपकी एक बेहतर समझ है, बेहतर सेंस है। मेरी शुभकामनाएं, पूरे उत्कर्ष परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आगे चलकर यूपीएससी का भी इंटरव्यू होने के बाद, चयन होने के बाद आपके साथ हम बैठे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका और आपके पूरे परिवार का।